हेलो दोस्तों, आइए आज हम प्रोसेस कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं प्रीवियस लेक्चर की बात करूं तो उसमें हमने ये सीखा था कि प्रोसेस का मतलब क्या होता है। प्रोसेस का मतलब हमने समझा था कि प्रोसेस का मतलब होता है एक सेपरेट स्टेज। प्रोसेस का मतलब होता है एक सेपरेट स्टेज जहाँ पे हम क्या करते थे, रॉ मटेरियल को इंट्रोड्यूस करते थे और वो कन्वर्ट हो जाता था सम अदर फॉर्मेट में, फिर हमने ये देखा था कि प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या था? प्रोसेस कॉस्टिंग बेसिकली एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग है जहाँ पे रॉ मटेरियल बेसिकली वो उस इंडस्ट्री के द्वारा इस्तेमाल की जाती है जहाँ पे रॉ मटेरियल पासेस थ्रू 2 or more process before converted into final प्रोडक्ट। यानी कि प्रोसेस कॉस्टिंग बेसिकली उस इंडस्ट्री या उस मैन्युफैक्चर के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे रॉ मटेरियल पासेस थ्रू 2 और मोर प्रोसेस, जहाँ पे रॉ मटेरियल 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेस से पास होता है बिफोर कन्वर्टेड इनटू फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले। अगर आपने वीडियो नंबर फर्स्ट यानी लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखा प्रोसेस कॉस्टिंग का, तो सबसे पहले आप उसे जाके देखिए, क्योंकि जब तक आप वो नहीं देखेंगे तब तक आपको इस से कुछ समझ आने वाला है नहीं। तो सबसे पहले आप वो कवर कीजिए अगर आपने वो अभी तक कवर नहीं किया है। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? प्रोसेस कॉस्टिंग बेसिकली एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग है जो बेसिकली उस इंडस्ट्री या उस मैन्युफैक्चर के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे रॉ मटेरियल पासिस थ्रू 2 और मोर प्रोसेस बिफोर कन्वर्टेड इनटू फाइनल प्रोडक्ट। इसमें होता क्या है? इसमें ये होता है कि प्रोसेस 1 का जो आउटकम होता है, यानी इसका जो आउटकम होता है, वो प्रोसेस 2 के लिए क्या हो जाता है? इनपुट हो जाता है। सिमिलरली प्रोसेस 2 का जो आउटपुट होगा वो प्रोसेस 3 के लिए क्या हो जाएगा? इनपुट हो जाएगा। और मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि बेसिकली ये कौन कौन से मैन्युफैक्चर है जो इस प्रकार का प्रोसेस कॉस्टिंग इस्तेमाल करती है, जैसे कि क्लॉथ मेकिंग, कोकोनट ऑयल मेकिंग, ऑरेंज एंड एप्पल जूस, फिर शुगर मैन्युफैक्चर, सॉल्ट, सीमेंट एक्सेट्रा। फिर हमने ये देखा था कि हर एक प्रोसेस का हम क्या करते हैं, अलग अलग कॉस्टिंग करते हैं, ताकि हम रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकें कि कौन से डिपार्टमेंट में कितना कॉस्ट इनकर्ड हुआ है। अगर किसी डिपार्टमेंट में ज़्यादा कॉस्ट इनकर्ड हुआ है तो उस कॉस्ट को हम कंट्रोल कैसे करें, वो उस डिपार्टमेंट को हम पूछेंगे, उस डिपार्टमेंट पे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे। इसलिए हम हर एक सेपरेट स्टेज का अलग से कॉस्टिंग करते हैं, यानी अलग से करते हैं। और हमने ये देखा था फिर हर एक प्रोसेस के लिए प्रोसेस अकाउंट कैसे बनता है, प्रोसेस अकाउंट हमने बनाया था। फिर उसके बाद हमने प्रोसेस से या तो वो प्रोसेस 2 में जाएगा, फिर प्रोसेस 2 से प्रोसेस 3 में जाएगा, अगर प्रोसेस 3 है तो, नहीं तो प्रोसेस 2 से सीधा वो किस में आ जाएगा? फिनिश गुड्स अकाउंट में। फिर फिनिश गुड्स अकाउंट्स में हमने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे डेबिट किया था फिनिश गुड्स अकाउंट में। इसमें हमने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे डेबिट किया था। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे डेबिट करने के बाद जो भी आया था उसको हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफ़र कर दिया था, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में। यहाँ पे हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डेबिट करके इसका जो भी रिजल्ट आया था उसको हमने कॉस्टिंग P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया था, कॉस्टिंग P&L अकाउंट में। और वहाँ से हमने
उस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट कितना हुआ उस प्रोडक्ट पे, वो बेसिकली हम फाइंड करते थे। ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। अगर आपने यहाँ तक कवर कर लिया है तो आगे आइए, आज की क्लास में हम बेसिकली सबसे पहले नॉर्मल लॉस के बारे में पढ़ने वाले हैं। नॉर्मल लॉस क्या होता है और नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या होता है। आओ अब हम नॉर्मल लॉस के बारे में समझते हैं कि नॉर्मल लॉस क्या होता है। नॉर्मल लॉस जब कोई प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करोगे, जब कोई प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करोगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि उसके प्रोसेसिंग के दौरान कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल का लॉस तो होगा ही होगा। अब हम यही सीखेंगे कि ये जो लॉस है वो कैसे समझे कि नॉर्मल लॉस है या फिर एबनॉर्मल लॉस है। और नॉर्मल लॉस समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लो कि ये रामलाल है। रामलाल की एक स्वीट्स की दुकान है और उसके शॉप का नाम मिष्ठान भंडार है। मिष्ठान भंडार है। रामलाल के शॉप में अभी रसगुल्ले की ज़रूरत है, तो ये अपने कारीगर को बुलाता है। मान लो कि ये 2 इसके कारीगर है, यानी कि लेबर है। ये अपने लेबर को बुलाते हैं और लेबर से कहते हैं कि एक्चुअली में भैया हमें रसगुल्ले बनाने। इनके कारीगर कहते हैं ठीक है बन जाएंगे। ये कहता है रामलाल कि ये लो 1000 लीटर दूध जो मैं ख़रीद के आया हूँ एट द रेट 40 पर लीटर। मान लो कितने का हो जाएगा टोटलिटी 40,000 का। ये लो इस मिल्क के रसगुल्ले आप बना देना। इनका लेबर जो है यानी कारीगर वो रसगुल्ले बनाना चालू कर देता है। तो सबसे पहले वो एक पॉट लेता है, मान लो ये पॉट है और ये मैंने इसके अंदर मिल्क डाल दिया। कितना मिल्क डाला 1000 लीटर। किस लिए डाला भैया बॉयल करने के लिए यानी उबालने के लिए। ये लो मैंने इस पर गैस भी बना दिया। मान लो गैस है, स्टोव है और उस पर बॉयल हो रहा है। अब होता क्या है कि जब दूध उबल जाता है तो उबलने के बाद जो इनका कारीगर है वो ये देखता है कि यार अब 1000 लीटर दूध नहीं बचा उसके अंदर जो दूध बचा है वो अप्रॉक्सीमेटली 970 लीटर दूध बचा है। क्यों 970 लीटर दूध बचा है? क्योंकि 30 लीटर दूध तो उबालने के दौरान जल गए, जिनमें इन कारीगर की कोई गलती नहीं है। यानी ये जो 30 लीटर का नुकसान हुआ वो बेसिकली इसलिए हुआ है क्योंकि आपने रसगुल्ले बनाया और रसगुल्ले बनाने का प्रोसेस ऐसा है जिसके दौरान आप 1000 लीटर अगर बॉयल करोगे तो बॉयल करने के दौरान 30 लीटर दूध जल जाता है। यानी लॉस इन द नेचर ऑफ वर्क है, यानी एक ऐसा लॉस जो इस काम के प्रकृति को दर्शाता है। यानी अगर आप इस काम को करोगे तो 30 लीटर का दूध का तो नुकसान होगा ही होगा। तो एक्चुअली में कितने लीटर दूध से अब मेरा आउटपुट बनेगा 970 लीटर दूध से मेरा अब आउटपुट बनेगा। तो मेरे को एक बात बताओ
कि ये जो 30 लीटर दूध है ये क्या ये मेरी गलती की वजह से हुआ है? नहीं, ये जो है वो लॉस इन द नेचर ऑफ वर्क, यानी ये एक ऐसा लॉस है जो इनहेरिएंट है, स्वाभाविक है इन द नेचर ऑफ वर्क, कि मैंने अगर रसगुल्ला बनाया और उसमें 1000 लीटर दूध बॉयल करा तो 30 लीटर दूध इस प्रोसेस के दौरान जल गया और मुझे जो आउटकम मिला वो 970 लीटर के से मिला। तो ये जो 30 लीटर दूध जलने की वजह से जो मेरा नुकसान हुआ, इस नुकसान को हम कहते हैं नॉर्मल लॉस। मैं आपको एक और छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लो कि ये रतन लाल है, रतन लाल टेलर मास्टर है और कपड़े सिलता है। क्या बनाना है इसको? पैंट बनाना है। जब ये पैंट बनाता है तो उसके लिए मान के चलते हैं ये 100 मीटर कपड़ा खरीद के लेके आता, बहुत सारी पैंट बनानी है। और ये पाता क्या है कि जब मैं इस पैंट को बनाऊंगा, इस कपड़े से इस पैंट को बनाऊंगा, तो उसके कटिंग के दौरान, कटिंग करेगा ना ये कपड़े का, तो उस कटिंग के दौरान कम से कम 10 मीटर कपड़े का नुकसान तो होना ही होना है। यानी ऐसा नुकसान जो स्वाभाविक है, जो होगा ही होगा, इसमें रतन लाल की कोई गलती नहीं है। यानी अगर वो कटिंग करेगा, यानी पैंट बनाने के लिए अगर ये कपड़े को कट करेगा तो उस कटिंग के दौरान 10 मीटर कपड़े का लॉस तो होगा ही होगा। और ये लॉस इन द नेचर ऑफ वर्क है, यानी कि लॉस ऑफ मटेरियल विच इज़ इनहेरिएंट इन द नेचर ऑफ वर्क, यानी ऐसा लॉस जो स्वाभाविक है, जो होगा ही होगा। और ये रतन लाल के साथ ही नहीं होता होगा, ये कोई भी टेलर मास्टर जो 100 मीटर कपड़े खरीद के लेके आएगा और उससे जो पैंट बनाएगा तो उसकी कटिंग के दौरान 10 मीटर कपड़े का नुकसान तो होगा ही होगा। इस लॉस को हम बोलते हैं नॉर्मल लॉस। एंड सच टाइप ऑफ लॉस इज एस्टिमेटेड इन एडवांस, और ऐसे लॉस हमें पहले से पता होता है एडवांस में कि भैया इतना तो नुकसान होगा ही होगा। यानी कि इन कारीगर को पहले से पता था कि अगर मैं 1000 लीटर दूध को बॉयल करूंगा तो 30 लीटर का दूध का नुकसान तो होना ही होना है। रतन लाल को ये बात पहले से पता था कि 100 मीटर कपड़े से अगर मैं पैंट बनाऊंगा तो कटिंग के दौरान 10 मीटर कपड़े का तो नुकसान होना ही होना है। तो इस लॉस को बोलते हैं हम नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस को अगर मुझे डिफाइन करना तो मैं कैसे बोलूँगा? लॉस ऑफ मटेरियल, मटेरियल का लॉस विच इज इनहेरिएंट, जो स्वाभाविक है, इन द नेचर ऑफ वर्क। सच लॉस can be estimated in advance on the basis of past experience or technical specification. In other words, the loss which is normally, usually, generally expected in advance is termed as normal loss. ऐसा लॉस जो मुझे पहले से पता है, जो इस प्रोसेस के दौरान होगा ही होगा, उस लॉस को बोलते हैं हम नॉर्मल लॉस। अब बात ये आता है कि भैया ये जो नॉर्मल लॉस है, इसकी वजह से जो नुकसान होगा वो नुकसान किसकी पे स्प्रेड करेंगे? क्या ये नुकसान मिष्ठान भंडार का होगा या जो कस्टमर आएंगे उससे? आप बताओ, आपको क्या लगता है कि ये मिष्ठान भंडार की गलती की वजह से हुआ है? नहीं भाई, अगर मैं 1000 लीटर दूध को उबालूंगा ना, तो 1000 लीटर दूध को उबालने के दौरान 30 लीटर दूध जल ही जाएंगे और 970 लीटर का ही रसगुल्ला बनेगा। तो ये 30 लीटर जलने की वजह से जो मेरा नुकसान होगा वो नुकसान मेरी गलती की वजह से नहीं हुआ है, ये बेसिकली लॉस इन द नेचर ऑफ वर्क है। यानी कि अगर मैं इस टाइप का काम करूँगा तो इतना लॉस होगा ही होगा, और ये इस प्रकार का लॉस सभी के साथ होगा। जो भी रसगुल्ले बनाता होगा ना, उसका लॉस होता ही होगा। तो इस प्रकार के लॉस को बोलते हैं हम नॉर्मल लॉस। और नॉर्मल लॉस की वजह से जो भी नुकसान होता हो, बेसिकली वो कस्टमर पे क्या कर देना चाहिए? स्प्रेड कर देना चाहिए, क्योंकि कस्टमर ही अल्टीमेटली क्या करेगा? रसगुल्ले परचेज करेगा। तो मैं कस्टमर से क्या करूँगा? देखो साहब, 1000 लीटर दूध को मैंने क्या करा? बॉयल करा, यानी उबाला, और 30 लीटर दूध जल गया और 970 लीटर दूध के क्या बने? रसगुल्ले बने। तो अल्टीमेटली जो 30 लीटर दूध जलने की वजह से जो नुकसान हुआ, वो नुकसान मैं किससे रिकवर करूँगा? कस्टमर से, यानी गुड यूनिट से। तो होगा क्या? गुड यूनिट्स की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो पहले आप क्या कहते थे? 1000 लीटर दूध कितने की आती है? 40,000 की। अब क्या बोलोगे? 970 लीटर दूध की कीमत कितनी हो जाएगी? 40,000। यानी 970 लीटर से मुझे अब कितना रिकवर करना होगा? 40,000 रुपये। इसी प्रकार से 100 मीटर में 10 मीटर का तो नॉर्मल नुकसान है, तो मैं अब जो भी कॉस्ट होगा वो 90 मीटर से क्या करूँगा? रिकवर करूँगा। तो इससे होता क्या है? कॉस्ट पर यूनिट ऑफ फिनिश्ड आउटपुट, यानी नॉर्मल आउटपुट क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। आओ इस बात को हम लिख लेते हैं। चलो आओ,
लिखते हैं हम नॉर्मल लॉस के बारे में। सबसे पहले हेडिंग डालो मीनिंग ऑफ नॉर्मल लॉस, लिखो लॉस ऑफ मटेरियल विच इज इनहेरिएंट INHERENT in the nature of work. Such wastage can be estimated in advance on the basis of past experience. Full stop. In other words, the loss which is normally oblique usually oblique generally expected in advance is termed as normal loss. Full stop. ब्रैकेट लगा के लिखना a percentage of normal loss will be given in the question. फिर हेडिंग डालो अब ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस। केस नंबर 1, द नॉर्मल लॉस is in nature of weight loss oblique total loss, that is ब्रैकेट में लिखना वेस्टेज फेचेस FETCHES फेचेस नो वैल्यू, ब्रैकेट बंद, एरो लगा के लिखना क्रेडिट द यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस इन प्रोसेस अकाउंट। नीचे लिखना नोट कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस इज रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर, that is good units, therefore the cost per unit of the good production is increased. अब एक बारी जो हमने लिखा है ना वो समझ लेते हैं। ऑलरेडी हमने समझ लिया वैसे मीनिंग ऑफ नॉर्मल लॉस, लॉस ऑफ मटेरियल, मटेरियल का लॉस विच इज़ इनहेरिएंट, इनहेरिएंट का मतलब होता है स्वाभाविक, इन द नेचर ऑफ वर्क, यानी ऐसा लॉस जो स्वाभाविक है कि इस प्रकार के काम में होगा ही होगा। जैसे आपने देखा कि रसगुल्ला बना रहा था तो मैं दूध जलेगा ही जलेगा, अगर मैं कपड़े से पैंट बनाऊंगा तो कटिंग के दौरान कुछ वेस्ट होगा ही होगा। यानी ऐसा लॉस जो इनहेरिएंट है इन द नेचर ऑफ वर्क, यानी ऐसा लॉस जो स्वाभाविक है, यानी काम की प्रकृति है, उस काम के दौरान होगा ही होगा, उस टाइप के लॉस को हम बोलते हैं नॉर्मल लॉस। सच वेस्टेज कैन बी एस्टिमेटेड इन एडवांस, ऐसा लॉस हमें पहले से पता होता है कि कितना लॉस होगा ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे। इन अदर वर्ड्स द लॉस विच इज़ नॉर्मली ऑब्लिक यूजुअली ऑब्लिक जनरली एक्सपेक्टेड इन एडवांस, ऐसा लॉस जो मुझे पहले से पता होता है, इस टर्म एज नॉर्मल लॉस, ऐसा लॉस जो हम पहले से पता होता है उस लॉस को हम बोलते हैं नॉर्मल लॉस। ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या होगा, मैंने आपको लिखवाया होगा केस नंबर 1, द नॉर्मल लॉस इज इन नेचर ऑफ वेट लॉस, टोटल लॉस, दैट इज वेस्टेज विच इज नो वैल्यू। इसका मतलब समझो, मिल्क की केस में जो आपको लॉस हुआ था, बताना उसका कोई स्क्रैप था आपके पास? नहीं, वो तो भैया वो जल गया, वो स्क्रैप कहाँ था मेरे पास। यानी ऐसा लॉस जो था उसकी क्वांटिटी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, यानी ऐसा लॉस जिसकी क्वांटिटी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, अब क्या आप उसको बेच सकते हो मार्केट में? यानी कुछ भी आप उससे रियलाइज़ कर सकते हो? नहीं भैया, जब वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो रियलाइज़ कहाँ से कर सकते हैं? तो बताओ क्या वो ऐसा स्क्रैप है जिस पे कोई डिस्पोजल कॉस्ट होगा इनकर्ड? सर जब हमारे पास स्क्रैप ही नहीं है, वो तो जल गया, तो जब जल गया तो ना तो उस पर कोई रियलाइजेबल वैल्यू उससे रियलाइज़ होगी, ना ही उस पर कोई डिस्पोजल कॉस्ट इनकर्ड होगा। यानी ऐसा लॉस जो टोटलिटी लॉस है, टोटलिटी का मतलब होता है पूरी तरीके से मेरा लॉस हो गया, यानी जिसका कोई स्क्रैप एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, जिसको ना तो मैं मार्केट में कुछ रियलाइज़ कर सकता हूँ, ना ही उस पर कोई कॉस्ट इनकर्ड हो सकता है। तो इस टाइप के लॉस को बोलते हैं हम वेट लॉस या फिर टोटल लॉस। यानी नॉर्मल लॉस अगर वेट लॉस या टोटल लॉस के नेचर का है, डेट इज़ वेस्टेज विच इज़ नो वैल्यू, यानी ऐसा वेस्ट जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब आप क्या करोगे? अब आप खुद सोचो
आपने क्या बोला कि मैंने 1000 लीटर दूध लिया, 1000 लीटर दूध लिया। 1000 लीटर दूध की आपकी कॉस्ट कितने की थी? आपने बोला 1000 लीटर दूध की मेरी जो कॉस्ट थी वो कॉस्ट थी एट द रेट 40 पर लीटर के हिसाब से 40,000 का। अब मेरे को एक बात बताओ, 40,000 की आपकी कॉस्ट थी। अब मान लो कि इस पे आपने डायरेक्ट लेबर लगाया, यानी जो कारीगर था वो भी, कारीगर का खर्चा कितना? 5,000। मान लो कुछ और आपने खर्चा करा इनडायरेक्ट, जिसको आप बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। मान लो फैक्ट्री ओवरहेड यानी कुछ अदर एक्सपेंसेस, यहाँ पे तो फैक्ट्री ओवरहेड होगा नहीं, मान लो अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस कितने की हुई? वो भी 5,000 की। तो बताना टोटल खर्चा कितना हो गया भैया? 40 5 45 45 5 50, यानी सर टोटलिटी में 50,000 का खर्चा हो गया। अब आप क्या कहोगे? खर्चा साइड तो 50,000 दिखाओगे, लेकिन जब आप करोगे क्रेडिट तब आप क्या बोलोगे कि यार 50,000 का खर्चा मेरे को अब रिकवर कितने यूनिट से करना है? 50,000 का खर्चा में से 1000 लीटर में से 30 लीटर का तो मेरा नुकसान हो गया था, जल गया था। तो मैं ये 50,000 कितने लीटर से रिकवर करूँगा? 970 लीटर से। तो वही बोल रहा है कि अगर नॉर्मल लॉस टोटल लॉस के नेचर का है तो ऐसे केस में आप नॉर्मल लॉस की यूनिट्स को सीधा क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। क्रेडिट करने का मतलब है कि आप ये कह रहे हो कि अब 1000 लीटर से मैं रिकवर नहीं करूँगा 50,000, अब मैं रिकवर करूँगा 1000 में से 30 लीटर को क्रेडिट कर दो, यानी अब मैं 50,000 कितने लीटर से रिकवर करूँगा? 970 लीटर से। अगर आपको नहीं समझ आए तो आओ इसको अच्छी तरीके से हम एक क्वेश्चन के हेल्प से हम समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। आओ अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेना, स्क्रीन पे दिख रही होगी आपको। इन अ वायर नेल मेकिंग फैक्ट्री डेली इनपुट इज 1000 kg of wire at the rate 12 per kg. Other expenses at the factory are 7,000. The normal loss is 5% of input and it realized nothing. Actual output is equal to normal output, that is 95% of input, that is 950 kg of wire nails. प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट। अब से बोल रहा है इन अ वायर नेल मेकिंग फैक्ट्री, एक वायर नेल मेकिंग फैक्ट्री है। डेली इनपुट इज़ 1000 kg ऑफ वायर एट द रेट ऑफ 12 पर kg, यानी जो इनपुट लगा रहे हैं वो 1000 kg लगा रहे हैं 12 पर kg के हिसाब से। अदर एक्सपेंसेस का मतलब होता है बाकी खर्चा, यानी बाकी खर्चा को आप यूँ कह सकते हो कन्वर्जन कॉस्ट, कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने पे जो जो खर्चा आता है उसको बोलते हैं हम कन्वर्जन कॉस्ट। यानी कन्वर्जन का मतलब क्या होगा? कन्वर्जन का मतलब हो गया रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने पे। रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने पे क्या क्या खर्चा होगा? डायरेक्ट लेबर का, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का, फैक्ट्री ओवरहेड का। तो अदर एक्सपेंसेस में आप तीनों चीज़ को इंक्लूड समझ सकते हो। इसी के अंदर डायरेक्ट लेबर भी होगा, इसी के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होगा, इसी के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड भी होगा। इसी चीज़ को हम कन्वर्जन कॉस्ट भी कहते हैं। कितना दे रखा आपको? 7,000, ठीक है। नॉर्मल लॉस इज 5% ऑफ इनपुट। आपको नॉर्मल लॉस, आपको पता है ये नॉर्मल लॉस एस्टिमेटेड इन एडवांस। नॉर्मल लॉस हमें पहले से ही पता होता है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, यानी पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे नॉर्मल लॉस को हम डिटरमाइन करके रखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि नॉर्मल लॉस जो है वो जितना भी हमने इनपुट दिया उसका 5% नॉर्मल लॉस है। इनपुट कितना दिया था? 1000 का 5% कितना हो जाएगा? आप कैलकुलेट करके बताना। ऑफ इनपुट एंड इट रियलाइज नथिंग, और उससे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी नॉर्मल लॉस से हमें मिलने वाला कुछ भी नहीं है। तो नॉर्मल लॉस अगर कुछ भी हमें नहीं देता तो उस टाइप के लॉस को हम क्या बोलते हैं? वेट लॉस या फिर टोटल लॉस, डेट इज वेस्टेज विच इज नो वैल्यू, यानी ऐसा वेस्ट जिससे कोई वैल्यू फेच हम नहीं प्राप्त नहीं कर सकते। एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल टू नॉर्मल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट जो है नॉर्मल आउटपुट के बराबर ही हुई है, डेट इज 95% ऑफ इनपुट, डेट इज 95 kg ऑफ वायर नेल्स। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, आपसे प्रोसेस अकाउंट बनाने को बोल रहे हैं। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले फॉर्मेट ड्रॉ कीजिए। मैंने तो ड्रॉ कर रखा है। देखिए अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो बोल रहा है इन अ वायर नेल मेकिंग फैक्ट्री डेली इनपुट इज़ 1000 kg ऑफ वायर एट द रेट ऑफ 12 पर kg, यानी ये इनपुट कितना लगा रहे हैं? 12 रुपये पर kg के हिसाब से 1000 kg, यानी डायरेक्ट मटेरियल। तो यहाँ पे लिखो आप टू डायरेक्ट मटेरियल, टू डायरेक्ट
मटेरियल, ये इनका इनपुट है। इनपुट का मतलब क्या होता है? मटेरियल। कितने लगा रहे? 1000 kg। कितने के हिसाब से? 12 के हिसाब से। कितने का हो जाएगा? 12,000 का। उसके बाद ये कह रहे अदर एक्सपेंसेस ऑफ द फैक्ट्री आर 7,000। अदर एक्सपेंसेस का मैंने मतलब बताया कि अदर एक्सपेंसेस को आप कन्वर्जन कॉस्ट भी कह सकते हो। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब होता है रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने पे खर्चा। रॉ मटेरियल का खर्चा नहीं, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने पे खर्चा। रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कैसे कैसे किया जाता है? डायरेक्ट लेबर लगता है उस पर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगता है, फिर फैक्ट्री ओवरहेड लगती है उस पर, फैक्ट्री ओवरहेड। तो आप ये समझ सकते हो कि अदर एक्सपेंसेस मतलब कन्वर्जन कॉस्ट भी होता है, और कन्वर्जन कॉस्ट में ये तीनों चीज़ें क्या होती है? इंक्लूड होती है। अब यहाँ पे लिखो टू अदर एक्सपेंसेस, या आप इसको कन्वर्जन कॉस्ट भी लिख सकते हो। अदर एक्सपेंसेस कितना दे रखा आपको? ये अमाउंट में दे रखा है। अदर एक्सपेंसेस जो लग रहा है वो 7,000 का लग रहा है। क्वेश्चन कह रहा है नॉर्मल लॉस इज 5% ऑफ इनपुट। नॉर्मल लॉस जो हुआ है, नॉर्मल लॉस इनपुट का 5%। बताना इनपुट हमने कितना लगाया था? 1000 kg। 1000 kg का 5%, 1000 kg का 10% हो जाएगा 100, यानी कि 50 kg। 50 kg का आपका क्या हो जाएगा? नॉर्मल लॉस। आगे क्वेश्चन बोल रहा है इट रियलाइज नथिंग, और ये एक ऐसा लॉस है जिससे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ऐसा लॉस, नॉर्मल लॉस जिससे कुछ मिलने वाला नहीं होता, इसको हम क्या बोलते हैं? टोटल लॉस, या फिर वेट लॉस। आप याद रखना केस नंबर 1 है ये। नॉर्मल लॉस इन द नेचर ऑफ टोटल लॉस या फिर वेट लॉस। ऐसा नॉर्मल लॉस जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, ना ही उस पर कोई हम डिस्पोजल कॉस्ट इनकर्ड कर रहे हैं, तो ऐसे लॉस को हम बोलते हैं टोटल लॉस या फिर वेट लॉस, यानी पूरी तरीके से मेरा लॉस हो गया। तो अब आगे देखो क्वेश्चन बोल रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपसे एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल टू नॉर्मल आउटपुट। बताना अगर नॉर्मल आउटपुट कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नॉर्मल आउटपुट 1000 kg में से 50 kg का तो लॉस हो गया, तो मेरा आउटपुट कितना निकलेगा? नॉर्मल 950 kg। वही बोल रहा है कि नॉर्मल आउटपुट जो है वो एक्चुअल आउटपुट के नॉर्मल, दैट इज नॉर्मल आउटपुट इज एक्चुअल आउटपुट, दैट इज 95% आउटपुट, ठीक है, दैट इज 950 kg ऑफ वायरलेस। अब मेरे को एक बात बताओ कि ये नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे? प्रोसेस अकाउंट में। कब? जब नॉर्मल लॉस वेट लॉस के नेचर का हो। अब आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे कि भैया 1000 यूनिट्स मैंने लगाया, ठीक है, 1000 यूनिट्स पे खर्चा कितने का है? 19,000 यानी 19,000 रुपये का, यानी 1000 यूनिट्स पे 19,000 का खर्चा आया। अब मेरे को एक बात बताओ कि क्या आप 19,000 1000 यूनिट से रिकवर कर सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि 1000 यूनिट्स में से 50 यूनिट्स का तो नॉर्मल लॉस हो गया, और हम पढ़ के आए हैं कि नॉर्मल लॉस जो होता है वो हम किससे रिकवर करते हैं? कस्टमर से। तो अब आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि मेरा जो कॉस्ट पर यूनिट होगा, कॉस्ट पर यूनिट 19,000 मेरा खर्चा आया टोटल, 19,000, और ये 19,000 मैं कितने यूनिट से रिकवर करूँगा? आप कहोगे 950 kg, 950 यूनिट से। क्यों 950 यूनिट से? क्योंकि आप 50 यूनिट से तो रिकवर ही नहीं कर सकते, और ये 50 यूनिट्स नॉर्मल लॉस है, और नॉर्मल लॉस की वजह से जो भी नुकसान होता है वो नुकसान हम किससे रिकवर करते हैं? गुड यूनिट्स, यानी कि नॉर्मल आउटपुट दैट इज़ 950 kg से आप रिकवर करोगे।
क्योंकि नॉर्मल लॉस की केस में आपकी वजह से गलती नहीं है, लॉस इन द नेचर ऑफ वर्क है, यानी इनहेरिएंट है, स्वाभाविक ये होगा ही होगा। तो देखो 19,000 डिवाइडेड बाई 950, ये आ जाएगा ₹20, यानी 20 रुपये का हमारा पर यूनिट आ गया। यानी एक यूनिट पे हम कितना, यानी 1 kg पे हम कितना रिकवर करेंगे, 20 रुपये। दोबारा समझो, 1000 यूनिट लगाया 12 के हिसाब से 12,000 का, अदर एक्सपेंसेस कितने का, 7,000 का। क्वेश्चन कह रहा था कि नॉर्मल लॉस जो है इनपुट का 5% है, यानी 1000 का 5% यानी 50 kg का हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल लॉस। और नॉर्मल लॉस से कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी ऐसा नॉर्मल लॉस जिससे कुछ भी नहीं मिलता उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल लॉस या फिर वेट लॉस, यानी डेट इज वेस्टेज फिर इज नो वैल्यू। अब रटना मत। अब ये देखो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे 1000 यूनिट्स खरीदा, 19,000 का खर्चा आया, उस 1000 यूनिट्स को मेरे को प्रोसेस करने पे 19,000 का खर्चा है। अब मैं रिकवर कितने से करूँगा, 1000 यूनिट्स में 50 यूनिट्स तो मेरा नॉर्मल लॉस हो गया। और नॉर्मल लॉस क्या होता है, नॉर्मल लॉस इन द नेचर ऑफ वर्क, नॉर्मल लॉस यानी कि इनहेरेंट है, स्वाभाविक है, और इसकी वजह से जो भी नुकसान होगा वो हम कस्टमर से रिकवर करते हैं। तो मैं क्या कहूँगा, 19,000 में रिकवर करूँगा 950 यूनिट से, यानी कि 1 kg से मैं कितना रिकवर करूँगा, 20 रुपये। तो इसका मतलब मेरे को 950 से रिकवर करना है, यानी कि इस 1000 में से 50 यूनिट्स हटाना है। तो 50 यूनिट्स को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मैं इधर लिखूँगा बाय नॉर्मल लॉस अकाउंट, बाय नॉर्मल लॉस अकाउंट, और यहाँ से मैं 50 यूनिट्स हटा दूंगा। 50 यूनिट्स क्रेडिट करने का मतलब है, आप ये कह रहे हो कि 1000 यूनिट्स डाला, इसमें से 50 यूनिट्स हटा दिया, तो अल्टीमेटली मेरे पास बचा कितना, 950 यूनिट से मैं रिकवर करूँगा 19,000। और नेक्स्ट प्रोसेस तो बोल ही नहीं रहा, तो इसको कहाँ पे हम भेज देंगे, मान लेते हैं कि ये लास्ट प्रोसेस है, और इसको हम कहाँ पे भेज देंगे, फिनिश्ड गुड्स अकाउंट में। कितना बचा, 950 कितने रुपए से, 20 रुपये से, 950 इंटू में 20 कितना आ जाएगा, ये 19,000। भैया इसका अमाउंट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसका अमाउंट तो कुछ है ही नहीं। तो केस नंबर 1 में लिखा था कि अगर नॉर्मल लॉस वेट लॉस या टोटल लॉस के नेचर का है, तो ऐसे केस में आप नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को सीधा क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे प्रोसेस अकाउंट में, और कुछ भी करने की हमें ज़रूरत नहीं है। क्रेडिट करने का मतलब है कि आपने 1000 यूनिट्स में से 50 यूनिट्स कम कर दिया, यानी आप ये कह रहे हो कि 1000 में से 50 चला गया, 950 से रिकवर करूँगा 19,000, यानी 1 यूनिट 20 रुपये से। चलो इसको बंद कर देते हैं, 950 और ये कितना, 19,000 रुपये। रेट का कॉलम बंद करने की ज़रूरत आपको नहीं होती। तो सॉरी, ये 950 नहीं होगा, ये 1000 होगा। तो समझ आया आपको, केस नंबर 1 क्या कहता है कि अगर नॉर्मल लॉस वेट लॉस या टोटल लॉस के नेचर का है, डेट इज़ नॉर्मल लॉस से अगर कुछ भी रियलाइज़ नहीं होता, तो ऐसे केस में नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को सीधा आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। क्रेडिट करने से ये होता है कि नॉर्मल लॉस की वजह से जो भी नुकसान होता है वो नुकसान हम किससे रिकवर करते हैं, गुड यूनिट से, यानी कि गुड्स प्रोडक्शन यूनिट से। इससे क्या होता है, कॉस्ट पर यूनिट हमारी इंक्रीज़ हो जाती है। पहले देखो ना, अगर ये नुकसान नहीं होता तो मैं क्या बोलता, मैं बोलता 19,000 मेरे को रिकवर करना है, 19,000 मेरे को रिकवर करना है कितने यूनिट से, 19,000 मेरे को रिकवर करना है 1000 यूनिट से, यानी 1 यूनिट से कितना रिकवर करना होता है, 19 रुपये। लेकिन अब मैं बोलूँगा 19,000 मेरे को रिकवर करना है कितने यूनिट से, 950 यूनिट से। तो मैं ये देख रहा हूँ कि अब कितना हो जाता है, 20। क्यों इंक्रीज हो गया, बिकॉज ऑफ नॉर्मल लॉस, क्योंकि नॉर्मल लॉस की वजह से जो भी नुकसान हुआ उससे गुड यूनिट्स की कॉस्ट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि भैया ये नॉर्मल लॉस है, हमारी वजह से थोड़ी लॉस हुआ है, ये इनहेरिएंट है इन द नेचर ऑफ वर्क, और इस लॉस को हम किस पे स्प्रेड करते हैं, कस्टमर पे। आओ हम केस नंबर 2 सीखते हैं, जिस केस में नॉर्मल लॉस का स्क्रैप एग्जिस्ट करता है और उस स्क्रैप को मार्केट में हम क्या कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं। केस नंबर 2 लिखो, द नॉर्मल लॉस इज इन नेचर ऑफ स्क्रैप विच हैज ए realizable REALISABLE realizable value oblique disposal value, that is which can be sold, एरो लगा के लिखना, credit the units of normal loss along with the normal realizable value, not actual sales value ऑफ नॉर्मल लॉस यूनिट्स।
चलो आओ इसको समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। आपने लिख लिया ना, चलो समझते हैं पहले। आओ हम केस नंबर 2 करते हैं। केस नंबर 2 क्या कह रहा है कि नॉर्मल लॉस अगर स्क्रैप का नेचर का है, जिसको आप मार्केट में जा कर के क्या कर सकते हो, बेच सकते हो, और वहाँ से कुछ आपको वैल्यू रियलाइज हो सकती है। चलो इसको बेहतर तरीके से हम एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले आप केस नंबर 1 याद करो। केस नंबर 1 क्या कहता था? केस नंबर 1 कहता था कि अगर नॉर्मल लॉस टोटल लॉस या वेट लॉस के नेचर का है। टोटल लॉस या वेट लॉस के नेचर का मतलब है कि उससे मुझे कुछ भी रियलाइज़ नहीं होता, यानी वेस्टेज फेचेज नो वैल्यू, यानी उससे मुझे कुछ भी वैल्यू फेच नहीं होगी, प्राप्त नहीं होगी। तो ऐसे केस में हमने क्या करा था, नॉर्मल लॉस का जो भी यूनिट्स था प्रोसेस अकाउंट में हमने क्या कर दिया था, क्रेडिट कर दिया था। क्यों क्रेडिट कर दिया था? क्योंकि हम ये बोलते थे कि नॉर्मल लॉस की वजह से जो भी नुकसान होगा वो हम किससे रिकवर करेंगे, कस्टमर से। इस केस को समझते हैं कि ये कैसा नॉर्मल लॉस होता है। मान लो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि ये रतन लाल है, रतन लाल है, और ये क्या था, टेलर मास्टर, दर्जी है। क्या करना था इसको, 100 मीटर कपड़ा दिया गया था और इस 100 मीटर कपड़े से ये पैंट बना था। तो जब ये 100 मीटर कपड़ा इसको दिया गया था तो पैंट बनाने के कटिंग प्रोसेस के दौरान 10 मीटर कपड़े का नुकसान हो गया था। अब मेरे को बताना कि ये जो कपड़े का नुकसान हुआ 10 मीटर कपड़े का, जिसको क्लॉथ पीस बोलते हैं या फिर कई कतरा बोलते हैं कि क्लॉथ का इतना कतरा बच गया, या फिर टुकड़ा बोलते हैं, ये जो स्क्रैप है क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है? हाँ भैया ये एग्जिस्ट कर रहा है। क्या ये मार्केट में बिक जाएगा? कई बार क्या होता है, ये जो कतरा होता है ना, ये लोग मार्केट में जा कर के बेच देते हैं और उससे कुछ ना कुछ इनको वैल्यू रियलाइज़ हो जाती है, यानी कि ऐसा स्क्रैप जनरेट हुआ जिसको मार्केट में क्या करा जा सकता है, बेचा जा सकता है, और वहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू क्या कर सकते हैं, ये प्राप्त कर सकते हैं। यानी इसकी डिस्पोजल का मतलब होता है बेचने पे इसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। हाँ उतनी नहीं करेगी स्क्रैप ऑब्वियसली, लेकिन बिक जरूर जाएगी। आपने देखा होगा कि कई बार ये जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको गली में भी खरीदने के लिए आते हैं, तो ये कपड़ा बिक जाता है, यहाँ से इनको कुछ वैल्यू जनरेट हो सकता है। तो ये बेसिकली वही केस है कि जहाँ पे नॉर्मल लॉस अगर स्क्रैप का नेचर है और वो स्क्रैप मार्केट में बिक जाएगा और उससे कुछ वैल्यू जनरेट होगी। मान लो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ। ओरिएंट कंपनी में मान लेते हैं, ओरिएंट कंपनी क्या करती है, फ़ैन मैन्युफैक्चर करती है, पंखे। और उस फ़ैन मैन्युफैक्चर के दौरान उसके कुछ स्क्रैप जनरेट होते हैं और उस स्क्रैप के मार्केट में बेचने पे रेट मिल जाती है, और अलग से आप मार्केट होता है इन लोगों का। जैसे ये फ़ैन मैन्युफैक्चर होता है ना, तो जो साइड में कटिंग निकलता है जिसको हम बुरादा बोलते हैं आयरन का, वो मार्केट में क्या हो जाता है, बिक जाता है, और वहाँ से क्या हो सकता है, इनको वैल्यू रियलाइज़ कर सकते हैं। यानी ऐसा स्क्रैप जिसकी मार्केट में वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, यानी ये बेचने जाए तो इसको रियलाइजेबल वैल्यू मिल सकता है। इस लॉस को हम बोलते हैं नॉर्मल लॉस इन द नेचर ऑफ स्क्रैप विच हैज़ ए रियलाइजेबल वैल्यू। मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने लेथ मशीन का नाम सुना होगा, जहाँ पे आयरन यानी लोहे से क्या करा जाता है, डिज़ाइन बनाई जाती है। तो वहाँ पे जब आयरन को डिज़ाइन बनाया जाता है तो वहाँ पे टुकड़े निकलते हैं आयरन के, छोटे छोटे पीस, जिनको हम बुरादा बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। वो बुरादा अगर आप मार्केट में बेचने जाओ तो उससे वैल्यू रियलाइज़ होती है। रियलाइज़ यानी उसकी कुछ ना कुछ डिस्पोजल वैल्यू होती है। यानी ऐसा स्क्रैप जिसको मार्केट में बेचने जाए तो कुछ ना कुछ हमें वैल्यू मिल जाएगा। इस लॉस को हम बोलते हैं नॉर्मल लॉस इज इन नेचर ऑफ ए स्क्रैप विच हैज़ ए रियलाइजेबल वैल्यू। अगर मैं पिछले वाले एग्जांपल में बताऊं तो पिछले वाले एग्जांपल में जो लॉस हुआ था वो लॉस का स्क्रैप एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, उसको हम मार्केट में बेच ही नहीं सकते थे क्योंकि वहाँ पे 50 लीटर दूध जल गया था। तो उस लॉस को बोलते हैं टोटल लॉस या फिर वेट लॉस। लेकिन यहाँ पे जो स्क्रैप जनरेट हो रहा है, यानी ये जो कपड़ा 10 मीटर का, उसको मार्केट में अगर बेचने जाए तो उससे कुछ वैल्यू हमें जनरेट होगी और उस वैल्यू को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से ओरिएंट कंपनी अगर फ़ैन मैन्युफैक्चर करे तो उस फ़ैन मैन्युफैक्चर के दौरान उसके कुछ स्क्रैप जनरेट होते हैं और उस स्क्रैप को मार्केट में जा करके क्या कर सकता है, बेच सकता है और वहाँ से डिस्पोजल वैल्यू रिसीव कर सकता है। इसी तरीके से मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे लेथ मशीन होता है, लेथ मशीन पे जो आयरन
से कई सारे डिज़ाइन बनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन। तो जब वो आयरन की डिज़ाइन की जाती है तो उसके दौरान छोटे 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 कह सकते हो उसके पार्ट्स निकलते हैं आयरन के, जिसको लोकल लैंग्वेज में बुरादा कहते हैं। अगर आप उस बुरादा को बेचने जाओ तो मार्केट में उससे कुछ वैल्यू रियलाइज़ होती है। तो ऐसा नॉर्मल लॉस जिस स्क्रैप का नेचर का है, जिसको रियलाइजेबल वैल्यू हमें मिल सकती है, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा प्रोसेस अकाउंट में, बेसिकली हम ये सीखने वाले। अब आप खुद ही बताओ, मान लो पिछले वाले एग्जाम्पल में आपने 1000 यूनिट्स दिया, कितने रुपए से? 12 रुपये से। कितने का? 12,000 का। एक्सपेंसेस कितना हुआ था? 7,000। अब मान लो वहाँ पर नॉर्मल लॉस कितने का हुआ था? 50। तो आप कह रहे हो कि आप ये कहोगे कि देखो 1000 यूनिट्स पे मेरा कितने का खर्चा हुआ? 19,000 का। लेकिन क्या आप ये बोल सकते हो कि 19,000 का खर्चा हुआ 1000 यूनिट्स पे? नहीं। इस 1000 यूनिट्स में से 50 kg का, प्रीवियस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ मैं, 50 kg तो नॉर्मल लॉस है। तो आप ये बोलोगे कि 950 kg से अब मैं रिकवर करूँगा कितना? 19,000। लेकिन पता है आपकी बात, ये जो 50 kg का नॉर्मल लॉस है, जिसका नुकसान आप गुड यूनिट्स पे स्प्रेड कर रहे हो, यानी आप ये कह रहे हो कि 19,000 हम 1000 से नहीं रिकवर करेंगे, हम 19,000 कितने से रिकवर करेंगे? 950 से। यानी 50 की वजह से जो भी नुकसान हुआ 50 kg की वजह से, वो कहीं ना कहीं ये 950 यानी गुड्स यूनिट्स को क्या करना पड़ता है? बियर करना पड़ता है। ये केस नंबर 1 में इसकी कोई भी स्क्रैप वैल्यू या रियलाइजेबल वैल्यू नहीं थी। बट मान लो कि अगर ये स्क्रैप का रियलाइजेबल वैल्यू जो केस नंबर 2 कहता है, यानी ऐसा नॉर्मल लॉस जिसका मार्केट में रियलाइजेबल वैल्यू है, यानी अगर उसको बेचने जाए तो वहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू रियलाइज कर सकते हैं। तो मान लो ये 50 kg आपको 5 रुपये के हिसाब से बिक जाता है मार्केट में, इसकी नॉर्मल रियलाइजेबल वैल्यू। तो आप ये क्या कहोगे कि 950 पे 19,000 का खर्चा है, लेकिन 50 kg अगर मार्केट में बेचने जाऊँ तो 5 रुपये हिसाब से बिक जाएगा, यानी कहीं ना कहीं 250, तो मेरा खर्चा कम हो जाएगा। यानी अगर मैं इस 50 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 250, यानी 250 कॉस्ट तो मैं रिकवर कर लूँगा। तो मैं अब क्या कहूँगा, 950 kg पे मेरा खर्चा होगा कितने का? 19,000 में से 250 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 18,750 का। भैया यानी नॉर्मल लॉस का जो स्क्रैप हम बेचेंगे उससे जो वैल्यू होगा वो गुड यूनिट्स को बेनिफिट स्प्रेड किया जाएगा। ऑब्वियसली जब आप कह रहे हो कि लॉस को हम गुड यूनिट्स पे स्प्रेड करेंगे तो उसकी वजह से जो कुछ भी रियलाइज होता है उससे क्या हो जाता है? वैल्यू यानी कॉस्ट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसको हम अच्छी तरीके से एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल लिखो, उससे प्रीवियस एग्जाम्पल को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल, प्रिज्यूम इन द प्रीवियस क्वेश्चन द वेस्टेज यूनिट्स कैन बी सोल्ड एज स्क्रैप। जो वेस्टेज था उसको स्क्रैप के रूप में हम बेच सकते हैं एट द रेट 4.75 पर kg। केस नंबर 1 में वो बिक ही नहीं रहा था, तो ऐसे केस में सिर्फ हमने नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। अब मेरे को बताओ क्या क्या था वहाँ पे? 2 डायरेक्ट मटेरियल, जाके देखो डायरेक्ट मटेरियल कितने का था? 1000 kg, यहाँ पे यूनिट्स kg में दे रखा है, 12 रुपये के हिसाब से कितने का? 12,000 का। फिर आपको क्या दे रखा था? 2 अदर एक्सपेंसेस, या फिर मैंने क्या बोला इसको हम क्या लिख सकते हैं? कन्वर्जन कॉस्ट। वैसे बेहतर है जो दे रखा वही लिखो। कितने का? 7,000 का। अब आप क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहे हैं। प्रिज्यूम इन द प्रीवियस क्वेश्चन द वेस्टेज यूनिट्स कैन बी सोल्ड एज ए स्क्रैप। पहले तो ये देखते हैं नॉर्मल लॉस कितने का था। नॉर्मल लॉस था जितना आपने इनपुट लगाया उसका 5%, यानी कि 50 kg नॉर्मल लॉस था। और ये 50 kg अब की बार रियलाइज हो जाएगा, यानी ये ऐसा स्क्रैप है जिसको मार्केट में क्या करा जा सकता है? बेचा जा सकता है। कितने का बेचा सकता है? 4.75 पर kg के हिसाब से। तो अब आप क्या कहोगे कॉस्ट पर यूनिट निकालते समय? कॉस्ट पर यूनिट जब निकालोगे, गुड यूनिट्स का निकालोगे ना कॉस्ट पर यूनिट, तब आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे कि देखो 19,000 का मेरा कॉस्ट इनकर्ड हुआ इस प्रोसेस के दौरान, लेकिन 1000 यूनिट्स में से यानी 1000 kg में से 50 kg का तो नॉर्मल लॉस है।
और ये नॉर्मल लॉस की वजह से जो भी नुकसान होता है वो नुकसान आप किस पे स्प्रेड करते थे, कस्टमर पे। तो अगर ये नॉर्मल लॉस बिक जाएगा मार्केट में तो इसकी वजह से जो भी वैल्यू रियलाइज़ होगा वो वैल्यू भी किसके बीच में बटेगा, कस्टमर के बीच में। यानी अब आप क्या कहोगे कि देखो 19,000 रुपये तो मेरा कॉस्ट इनकर्ड हुआ, लेकिन ये 50 केजी नॉर्मल लॉस है, तो 50 केजी जो है वो बिक जाएगा। कितने का बिक जाएगा? 50 इंटू में 4.75, 50 इंटू में 4.75 के हिसाब से बिक जाएगा, यानी 237 रुपये 50 पैसे में ये नॉर्मल लॉस बिक जाएगा। तो इतने से आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी 19,000 रुपये अब आपका खर्चा नहीं होगा। 19,000 रुपये खर्चा था, लेकिन ये जो 50 यूनिट्स जो स्क्रैप जनरेट हुआ वो स्क्रैप को मार्केट में बेचने जाओगे और वहाँ से वैल्यू जनरेट होगा। कितने का वैल्यू जनरेट होगा? 237 रुपये 50 पैसे का। आप कहोगे सर ये कस्टमर पे क्यों स्प्रेड करें? फिर तो कस्टमर ये कहेगा कि क्यों ना स्प्रेड करें। तो आप कहोगे ये तो नॉर्मल लॉस है, तो कस्टमर कहेगा नॉर्मल लॉस का जो कॉस्ट था वो तो तुमने मुझ पे उन पे स्प्रेड किया था, तो नॉर्मल लॉस का जो बेनिफिट है वो भी तो मुझे देना चाहिए। ऑब्वियसली सी बात है, नॉर्मल लॉस की वजह से जो भी होता है वो हम किस पे स्प्रेड करते हैं? कस्टमर पे। तो देखना इस क्वेश्चन में 50 केजी अगर आप बेचने जाओगे तो 4.75 के हिसाब से बिक जाएगा और उससे जो रियलाइज होगा 237 रुपये 50 पैसे। इससे होगा क्या? इससे आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी अब आप कहोगे कि 19,000 मेरा खर्चा हुआ तो था, लेकिन 237 रुपये 50 पैसे मैंने क्या कर लिया? स्क्रैप को बेच के रिकवर कर लिया। तो अब मेरा खर्चा कितना है? 18,762.5, यानी 18,762.5। अब मैं कितने यूनिट से रिकवर करूँगा? भाई 50 केजी तो मेरा नॉर्मल लॉस है, मैं रिकवर तो कितने से करूँगा? 950 से, यानी कि 19.75, यानी कितने से रिकवर करूँगा? 950 केजी से। तो मेरा कितना आ जाएगा? ये ₹19.75 पर केजी। अब आप इसको नॉर्मल लॉस को ट्रीटमेंट क्या करोगे प्रोसेस अकाउंट में, जब नॉर्मल लॉस स्क्रैप का नेचर का और उससे रियलाइज होता हो। अब आप क्या कहते हो? पहले तो आप ये कहोगे कि 1000 यूनिट्स में से 50 यूनिट्स को बाहर निकालो। तो यूनिट्स को बाहर निकालने के लिए हमने देखा था क्या करते हैं हम? बाय नॉर्मल लॉस अकाउंट। कितना? 50 यूनिट्स हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट करने का मतलब है कि 1000 यूनिट्स में से 50 यूनिट्स हमारा लॉस हो गया। अब हमारा टोटल खर्चा कितने हुआ है? 19,000। 19,000 हमारा खर्चा नहीं हुआ है। 19,000 में से 237 रुपये 50 पैसे तो मैंने ये नॉर्मल लॉस को बेचने से क्या कर लिया? रियलाइज़ कर लिया। यानी इतने से मेरा कॉस्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कॉस्ट को बढ़ाने के लिए हम डेबिट करते हैं, तो कॉस्ट को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो 50 कितने के हिसाब से? 4.75 के हिसाब से कितने का हो जाएगा? ये 237 रुपये 50 पैसे। यानी नॉर्मल लॉस अगर स्क्रैप का नेचर का है और वो मार्केट में रियलाइज होता है, तो ऐसे केस में आप नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को भी क्रेडिट कर दोगे और नॉर्मल लॉस से जो वैल्यू रियलाइज होता है, कौन सी वैल्यू? नॉर्मल रियलाइजेबल वैल्यू। ध्यान से याद रखना, नॉर्मल रियलाइजेबल वैल्यू, यानी नॉर्मल लॉस से जो नॉर्मल रियलाइजेबल वैल्यू जनरेट होता है, रियलाइज होगा, उसको आप क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। एक्चुअल वैल्यू क्रेडिट करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल वैल्यू हम क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि मान लो कि नॉर्मल लॉस अभी तुरंत नहीं बिक रहा है, आप तब तक वेट करते रहोगे जब तक कि आपको एक्चुअल सेल्स वैल्यू ना पता चल जाए, फिर तो आप अगले प्रोसेस में ट्रांसफ़र ही नहीं कर पाओगे। मान लो नॉर्मल लॉस स्क्रैप जनरेट हुआ और वो स्क्रैप मार्केट में अभी बिक नहीं रहा, अभी बिकने में टाइम लगेगा, तो आपको एक्चुअल सेल्स वैल्यू तो पता ही नहीं है। तो जब तक आपको एक्चुअल सेल्स वैल्यू नहीं पता होगा तब तक आप यहाँ से क्रेडिट नहीं करोगे और तब तक कॉस्ट पर यूनिट नहीं निकलेगा, और कॉस्ट पर यूनिट नहीं निकलेगा तब तक आप फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे। तो वो प्रोडक्ट तो कभी बिकेगा ही नहीं जब तक कि नॉर्मल लॉस बिक ना जाए। तो इसलिए बोला जाता है कि नॉर्मल लॉस की नॉर्मल रियलाइजेबल वैल्यू को क्रेडिट करना चाहिए, ना कि एक्चुअल सेल्स वैल्यू को। क्यों? क्योंकि नॉर्मल लॉस को हो सकता है बिकने में टाइम लगे, तो जब तक ना बिके तब तक तो हम क्रेडिट ना करें। तो इससे अच्छा होता है कि एक्चुअल सेल्स वैल्यू को देखने को ज़रूरत नहीं है, आप क्या देखो? नॉर्मल रियलाइजेबल वैल्यू। तो इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में हम नॉर्मल लॉस को यूनिट्स को क्रेडिट कर देंगे और नॉर्मल लॉस की वजह से जो भी रियलाइज होगा अमाउंट, उस अमाउंट का नॉर्मल रियलाइजेबल वैल्यू हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। अब हम क्या कर देंगे? फिनिश गुड्स अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर देंगे। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट प्रोसेस तो है ही नहीं। तो फिनिश गुड्स अकाउंट कितना?
ट्रांसफ़र करोगे 950 रुपये, कितने के हिसाब से 19.75 करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 950 इंटू में 19.75 यानी कि 18,762.5 18,762.5। चलो बंद करते हैं यहाँ पे 1000, रेट की कॉलम बंद करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे भी 1000 और यहाँ पे कितना 19,000। चलो एक दोबारा समझते हैं इस क्वेश्चन को। अगर नॉर्मल लॉस स्क्रैप के नेचर का है यानी उसको मार्केट में रियलाइज हो सकता है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को भी क्रेडिट करेंगे और नॉर्मल लॉस की जो नॉर्मल रियलाइजल वैल्यू है, ना कि एक्चुअल सेल्स वैल्यू। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि नॉर्मल लॉस को बिकने में टाइम लगे, तो जब तक नॉर्मल लॉस बिकेगा नहीं तब तक तो आपको एक्चुअल सेल्स वैल्यू नहीं पता चलेगा, और जब तक आप एक्चुअल सेल्स वैल्यू नहीं पता चलेगा तब तक आप एक्चुअल सेल्स वैल्यू को क्रेडिट नहीं कर सकते, और एक्चुअल सेल्स वैल्यू क्रेडिट नहीं कर सकते तो फिनिश गुड्स अकाउंट में वैल्यू नहीं आएगा, तो प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं। तो इसलिए रूल ये कहता है कि नॉर्मल लॉस के नॉर्मल रियलाइजेबल वैल्यू को देखो, ना कि एक्चुअल सेल्स वैल्यू की। एक्चुअल कितने में बिकेगा उससे हमें मतलब नहीं है, उससे जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो हम नॉर्मल लॉस अकाउंट्स में देख लेंगे क्या होगा इसका। यहाँ पे हम प्रोसेस अकाउंट्स में क्या करेंगे, प्रोसेस अकाउंट में हम नॉर्मल रियलाइजेबल वैल्यू को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो हम इस केस में क्या करेंगे, नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को भी क्रेडिट कर देंगे और नॉर्मल लॉस के रियलाइजेबल वैल्यू को भी क्रेडिट करेंगे। नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को क्रेडिट करने का मतलब होता है कि मेरे को खर्चा रिकवर करना है 1000 में से 50 यूनिट्स माइनस यानी 950 यूनिट से, और अमाउंट को क्रेडिट करने का मतलब है कि 19,000 तो खर्चा हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो स्क्रैप वो मार्केट में बिक जाएगा और उससे 237 रुपये 50 पैसे रियलाइज होगा, जिसकी वजह से मेरी कॉस्ट कम हो जाएगा, और कॉस्ट को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो ऐसे करके हम कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। केस नंबर 3 हम देखेंगे जहाँ पे ऐसा स्क्रैप जनरेट होता है नॉर्मल लॉस, जिसको कहीं ना कहीं मार्केट में आप रियलाइज़ नहीं कर सकते, उल्टा उसको उठवाने के लिए यानी उसको हटाने के लिए आपको कोई ना कोई क्या करना पड़ता है, कॉस्ट इनकर्ड करना पड़ता है। तो उस केस को हम अभी देखते हैं कि वो केस कैसा हो सकता है। यानी हमने नॉर्मल लॉस में बेसिकली 3 केस देखेंगे। एक नॉर्मल लॉस अगर वेट लॉस या टोटल लॉस के नेचर का है, तो ऐसे केस में नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को सीधा क्या कर दो, प्रोसेस अकाउंट्स में क्रेडिट कर दो। अगर नॉर्मल लॉस स्क्रैप के नेचर का और उससे कुछ वैल्यू रियलाइज हो सकती है, तो ऐसे केस में नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को और नॉर्मल लॉस की नॉर्मल रियलाइजेबल वैल्यू को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। और कॉस्ट पर यूनिट निकालते समय आप क्या करोगे, टोटल एक्सपेंसेज में से नॉर्मल रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस का माइनस करके फिर आप क्या करोगे, रिकवर करोगे। चलो केस नंबर 3 हम देखते हैं। चलो आओ केस नंबर 3 समझते हैं। लास्ट केस है नॉर्मल लॉस से रिलेटेड। लिखो केस नंबर 3, इन केस द नॉर्मल लॉस इज इन नेचर ऑफ स्क्रैप which requires incurrence of a disposal cost। एरो लगा के लिखो, क्रेडिट द यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस इन प्रोसेस अकाउंट एंड डेबिट द नॉर्मल डिस्पोजल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस यूनिट्स इन प्रोसेस अकाउंट। इसी के नीचे एक एग्जाम्पल लिखो, वही कंटिन्यू करते हैं उस एग्जाम्पल को। लिखो एग्जाम्पल, प्रिज्यूम इन द मेन क्वेश्चन कॉमा द वेस्टेज यूनिट्स कैन बी डिस्पोज ऑफ। अब की बार रियलाइज नहीं हो रहा, अब की बार डिस्पोज ऑफ करना पड़ रहा है, एट ए कॉस्ट ऑफ ₹9.5 पर kg। चलो आओ इस केस को समझते हैं कि ये केस क्या कह रहा है। लास्ट केस है नॉर्मल लॉस से रिलेटेड। आइए नॉर्मल लॉस से रिलेटेड हम केस नंबर 3 करते हैं। केस नंबर 3 कहता है, इन केस द नॉर्मल लॉस इज इन नेचर ऑफ ए स्क्रैप। नॉर्मल लॉस स्क्रैप का नेचर का, यानी नॉर्मल लॉस में स्क्रैप जनरेट होती है, विच रिक्वायर इनकरेंस ऑफ ए डिस्पोजल कॉस्ट। यानी नॉर्मल लॉस बेसिकली ऐसा स्क्रैप है जिसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए उल्टा हमें कॉस्ट बियर करना पड़ता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो कि एक बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग को अब क्या करके तोड़ के नया बिल्डिंग बनाया जा रहा है। जब हम इस पुरानी बिल्डिंग को तोड़ते हैं तो इसको तोड़ने के बाद वहाँ पे मलबा जो जनरेट होता है, यानी जो मिट्टी होती है, फिर छोटे छोटे ईंटें हो जाते हैं, पत्थर उत्थर, सबको वहाँ से हटाने के लिए उल्टा हमें ट्रैक्टर बुलाना पड़ता है और ट्रॉली बुलाना पड़ता है,
और उसको कुछ पैसे दे करके वो स्क्रैप क्या करना पड़ता है, वो मलबा वहाँ से हटाना पड़ता है। ये तो हुआ सिंपल एग्जाम्पल। मैं आपको एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी से रिलेटेड एग्जांपल बनाता हूँ। मान लो कि आपकी कंपनी केमिकल बना रही है और केमिकल बनाने के दौरान एक ऐसा स्क्रैप जनरेट हो रहा है उस दौरान जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। अब उस जो जनरेट हुआ है उस केमिकल को आपको हटाने के लिए उल्टा कुछ ना कुछ कॉस्ट इनकट करना पड़ता है, ताकि उस जो केमिकल जनरेट हुआ है उस केमिकल को आप क्या करो, वहाँ से आप क्या कर सको, हटा सको। यानी कई बार ऐसा कुछ स्क्रैप जनरेट होता है जिसको उल्टा हमें मार्केट में जाके क्या करना पड़ता है, बेचना नहीं पड़ता, उससे बेचने से पैसे नहीं मिलते, उल्टा उस स्क्रैप को वहाँ से हटाने के लिए हमारे फैक्ट्री से कुछ कॉस्ट इनकट करनी पड़ती है। उस टाइप के केस को हम अभी देख रहे हैं कि अगर नॉर्मल लॉस स्क्रैप का नेचर का है और उस स्क्रैप को डिस्पोज ऑफ करने के लिए हमें डिस्पोजल कॉस्ट इनकट करनी पड़ती है, यानी उसको वहाँ से नॉर्मल लॉस को जनरेट हुआ और उस नॉर्मल लॉस को वहाँ से हटाने के लिए मुझे कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, यानी डिस्पोज ऑफ करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रिज्यूम इन द मेन क्वेश्चन द वेस्टेज यूनिट्स कैन बी डिस्पोज ऑफ एट ए कॉस्ट ऑफ ₹9.5 पर kg। कह रहा है मान लो मेन क्वेश्चन में, यानी उसी कंटिन्यू करते हैं कि वेस्टेज यूनिट को अगर हम डिस्पोज ऑफ करना पड़ रहा है एट ए कॉस्ट ऑफ, यानी अब की बार डिस्पोज ऑफ करने के लिए कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है 9.5 पर kg। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे और इसका क्या ट्रीटमेंट होगा नॉर्मल लॉस का प्रोसेस अकाउंट में। सबसे पहले तो वही टू डायरेक्ट मटेरियल 1000 यूनिट्स अब की बार केजी में दे रखा था, 12 रुपये के हिसाब से 12,000 का। टू अदर एक्सपेंसेस कितने का, 7,000 का। क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस था। नॉर्मल लॉस तो हमें पता है, नॉर्मल लॉस से हमारी यूनिट्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नॉर्मल लॉस को, यूनिट्स को तो हम हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट करने का मतलब है कि हम नॉर्मल लॉस से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। यानी हम जो भी कॉस्ट इनकर्ड करते हैं हम ये बोलते हैं कि हम इतने यूनिट से अब रिकवर नहीं करेंगे। तो नॉर्मल लॉस कितना था, 50 kg। क्वेश्चन अब की बार कह रहा है कि इस 50 kg जो स्क्रैप जनरेट हुआ उस स्क्रैप को डिस्पोज ऑफ करने के लिए हमें कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है। और कितनी कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है, 9.5 पर kg। यानी अगर मैं देखूं तो 50 इंटू में 9.5, यानी कहीं ना कहीं अगर मैं ये स्क्रैप बेचूंगा तो 475 रुपये, यानी 475। अगर मैं ये स्क्रैप जो नॉर्मल लॉस जनरेट हुआ है, नॉर्मल लॉस यानी हमारी वजह से नहीं जनरेट हुआ है, इनहेरिएंट इन द नेचर ऑफ वर्क, यानी वर्क के दौरान स्वाभाविक है कि वो जनरेट होगा ही होगा। और ऐसा स्क्रैप जनरेट हुआ जिसको हमें डिस्पोज ऑफ करने पे कॉस्ट इनकट करनी पड़ती है 9.5 के हिसाब से देखोगे तो 475 है। अब ये 475 मुझे एडिशनल कॉस्ट इनकट करना पड़ रहा है इस प्रोसेस की वजह से, और वो कैसा है, नॉर्मल लॉस का है। नॉर्मल लॉस की वजह से जो भी नुकसान या बेनिफिट है वो हम किस पे स्प्रेड करेंगे, कस्टमर पे। इसका मतलब 475 कहीं ना कहीं इस नॉर्मल लॉस के स्क्रैप को हटाने के लिए मुझे एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्ट इनकट करना पड़ रहा है। वो कॉस्ट को भी मैं क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। तो मैं क्या कहूँगा यहाँ पे, टू वेस्टेज डिस्पोजल कॉस्ट, या फिर आप इसको टू कैश भी लिख सकते हो ब्रैकेट में, डिस्पोजल कॉस्ट, कि इतना आपको एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ नॉर्मल लॉस। कितने का, 475। यूनिट्स इंक्रीज नहीं होती नॉर्मल लॉस की वजह से। अगर आप इधर 50 यूनिट्स डाल रहे हो, यानी कहीं ना कहीं आप यूनिट्स को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, तभी 1050 यूनिट होता है। नॉर्मल लॉस की वजह से यूनिट्स डिक्रीज होता है, तो यूनिट्स को तो हमेशा हम क्रेडिट करेंगे। हम अमाउंट इस 50 यूनिट्स के स्क्रैप की वजह से कहीं ना कहीं इसको डिस्पोज ऑफ करने पे हमें कॉस्ट इनकर करना पड़ता है, तो वो कॉस्ट कहीं ना कहीं हमें और एडिशनल कॉस्ट हम बियर कर रहे हैं। कितने का, 475। तो वो कॉस्ट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। यही चीज़ बोल रहा है, देखो, क्रेडिट द यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस को क्या कर दोगे, यूनिट्स को क्रेडिट कर दोगे इन प्रोसेस अकाउंट, एंड डेबिट द नॉर्मल डिस्पोजल कॉस्ट। नॉर्मल डिस्पोजल कॉस्ट का मतलब आप एक्चुअल मत देखो,
कि एक्चुअली कितना खर्चा आएगा। एक्चुअली से मैं मतलब नहीं, मान लो कि ये थोड़ी देर बाद डिस्पोज ऑफ होता है, तब तक तो आप वेट करते रहोगे कि भाई मुझे एक्चुअल पता चलेगा, तभी मैं पता कर पाऊँगा कि कितना इसका फिनिश गुड्स का कॉस्ट पर यूनिट है। इसलिए बोला जाता है कि आप हमेशा नॉर्मल देखो। नॉर्मल यानी कितने में हो सकता है कि ये डिस्पोज ऑफ, कितने कॉस्ट इनकर्ड करना पड़ रहा है, एक्चुअल में मत देखो। तो नॉर्मल डिस्पोजल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल कॉस्ट यूनिट्स इन प्रोसेस अकाउंट, यानी डेबिट कर देंगे कॉस्ट को। तो ये कितना हो जाएगा, 1012, ये रेट तो मैंने बोला ही नहीं था, 12,000, 7,000 और 475, यानी 19,475 अब की बार मेरा खर्चा हुआ इस प्रोसेस के दौरान। तो मैं क्या बोलूँगा कि 19,475 1000 यूनिट्स पे खर्चा हुआ है, नहीं, 19,475 मेरे को रिकवर करना है कितने यूनिट से, 1000 माइनस में 50 यानी कि 950 से। तो कॉस्ट यही मैं निकाल देता हूँ, कॉस्ट पर यूनिट। अब वर्किंग नोट में निकालना, आप क्या बोलोगे, 19,475 का मेरा खर्चा हुआ है कितने यूनिट्स के ऊपर में, 950 यूनिट्स के। इसको रटो मत, कई बच्चे इसको फॉर्मूला समझ के रट लेते। आप खुद देखो कि आप रिकवर कैसे करोगे। 19,475 रिकवर करना है, कितने यूनिट से रिकवर करना है, फॉर्मूला क्या होता है, टोटल खर्चा अपन में कितने यूनिट से रिकवर करना है। तो अब कितना आ जाएगा ये, 19,475 डिवाइडेड बाई 950, ये आ जाएगा 20.5, यानी 20.5 पर केजी। और ये कहाँ पे भेज दोगे, बाई फिनिश गुड्स अकाउंट में, कितना 950, 20.5 के हिसाब से कितना 19,475, ये हो जाएगा 1000 और ये 19,475। तो हमने ये देखा कि कई बार नॉर्मल लॉस स्क्रैप का नेचर का होता है और उस स्क्रैप को डिस्पोज ऑफ करने पे हमें डिस्पोजल कॉस्ट इनकर्ड करना पड़ता है। तो ऐसे केस में हम नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को क्या कर देंगे, प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, और उस नॉर्मल लॉस के स्क्रैप को डिस्पोज ऑफ करने पे जो भी कॉस्ट इनकर्ड करना पड़ता है और नॉर्मल लॉस की वजह से है, तो नॉर्मल लॉस की वजह से जो भी होता है वो हम कस्टमर पे स्प्रेड करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रोसेस की वजह से नॉर्मल लॉस जनरेट हुआ और उस नॉर्मल लॉस को स्क्रैप को डिस्पोज ऑफ करने पे मुझे कॉस्ट इनकर्ड करना पड़ता है। तो उस कॉस्ट को भी हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो यही लिखा हुआ है कि क्रेडिट कर देना नॉर्मल लॉस यूनिट्स को प्रोसेस अकाउंट्स में, और नॉर्मल डिस्पोजल कॉस्ट जो होगा नॉर्मल लॉस को, उसको डेबिट कर देंगे हम किसके अंदर में, नॉर्मल लॉस के अंदर में। ये हमारा आज का लास्ट कॉन्सेप्ट था। चलो आज की लेक्चर को हम सब अप करते हैं, कंक्लूड करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने आज पढ़ा ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस क्या होता है, नॉर्मल लॉस मीन्स लॉस, नॉर्मल लॉस इज़ इनहेरिएंट इन नेचर ऑफ वर्क, ऐसा लॉस जो स्वाभाविक है, जो होगा ही होगा। एंड इट कैन बी एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, इसको हम पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। और नॉर्मल लॉस का परसेंटेज हमेशा आपको क्या करा होगा, क्वेश्चन में दे रखा होगा। फिर हमने पढ़ा कि नॉर्मल लॉस से रिलेटेड हमने कितने केस करे, 3 केस। केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या कहता था कि नॉर्मल लॉस अगर टोटल लॉस या फिर वेट लॉस, that is wastage no value, no वैल्यू, यानी नॉर्मल लॉस जो टोटल लॉस या वेट लॉस के नेचर, जो मैंने आपको बताया था कि मिल्क जल गया रसगुल्ले बनाते समय, तो उस केस में हमारे पास तो कुछ था ही नहीं कोई इसकी वैल्यू। तो इस केस में हम क्या कर देंगे, सीधा हम यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस, यूनिट्स ऑफ
नॉर्मल लॉस हम क्या कर देंगे, क्रेडिटेड कर देंगे टू प्रोसेस अकाउंट। यानी अगर नॉर्मल लॉस टोटल लॉस या वेट लॉस के नेचर का है, डेट इज वेस्टेज फेचेज नो वैल्यू, यानी स्क्रैप यहाँ पे जनरेटिव नहीं होती, यहाँ पे स्क्रैप नहीं जनरेट होती, यहाँ पे नॉर्मल लॉस जो हुई है वो टोटल लॉस के नेचर का, यानी उससे एक भी वैल्यू है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा वो, और उससे एक भी वैल्यू जनरेट नहीं कर सकती। तो ऐसे केस में सीधा आप यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। क्रेडिट करने का मतलब होता है कि नॉर्मल लॉस की वजह से जो भी नुकसान हुआ है वो हम गुड यूनिट से क्या करेंगे, रिकवर करेंगे। और ऐसे केस में कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो नॉर्मल लॉस की वजह से जो भी नुकसान या बेनिफिट होता है वो हम क्या करते हैं, कस्टमर में स्प्रेड करते हैं, यानी गुड यूनिट से हम क्या करते हैं, रिकवर करते हैं। फिर हमने केस 2 पढ़ा। केस 2 कहता था, यहाँ पे भी नॉर्मल लॉस था, इज इन नेचर ऑफ स्क्रैप, नेचर ऑफ scrap having realizable value, having realizable value, यानी जिसको मार्केट में हम क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, डेट इज कैन बी सोल्ड, कैन बी सोल्ड। यानी नॉर्मल लॉस स्क्रैप के नेचर का, और जिसको मार्केट में क्या कर सकता है, डिस्पोज ऑफ, उससे रियलाइजेबल वैल्यू क्या करी जा सकती है, जनरेट की जा सकती है। तो ऐसे केस में हम क्या करते थे, नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को, नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को हम क्रेडिट कर देंगे प्रोसेस अकाउंट में, और नॉर्मल रियलाइजेबल वैल्यू, ध्यान रहे नॉर्मल रियलाइजेबल वैल्यू, नॉट एक्चुअल वैल्यू, नॉर्मल रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस यूनिट्स, इसकी वैल्यू को भी हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। नॉर्मल लॉस यूनिट्स को क्रेडिट करने का मतलब है इतने यूनिट्स आपने क्या कर दिया, कम कर दिया। और नॉर्मल रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस यूनिट्स क्रेडिट करने का मतलब है कि टोटल कॉस्ट में से इतना कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल लॉस जो स्क्रैप जनरेट हुआ वो स्क्रैप को मार्केट में क्या कर सकते हो, रियलाइज़ कर सकते हो, यानी सोल्ड कर सकते हो। नॉर्मल रियलाइजेबल वैल्यू लेनी है, नॉट एक्चुअल सेल्स वैल्यू, क्योंकि एक्चुअल सेल्स वैल्यू आपको पता नहीं होती। केस नंबर 3, केस नंबर 3 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप वहाँ पे लिख लेना। केस नंबर 3 कहता था कि नॉर्मल लॉस इज इन नेचर ऑफ स्क्रैप, नॉर्मल लॉस स्क्रैप का नेचर का है, एंड रिक्वायरिंग डिस्पोजल कॉस्ट, यानी ये एक ऐसा है जिसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए, यानी हटाने के लिए मुझे कॉस्ट इनकर्ड करना पड़ता है, कॉस्ट। उल्टा इसको अगर मैं हटाऊंगा ना अपने यहाँ से, यानी ऐसा स्क्रैप जिसको हटवाने के लिए मुझे कॉस्ट इनकर्ड करना पड़ता है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, प्रोसेस अकाउंट में नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को क्रेडिट कर देंगे। यूनिट्स तो तीनों ही केस में क्रेडिट होगा, क्योंकि यूनिट्स को क्रेडिट करने का मतलब है कि आप इतने यूनिट्स को प्रोसेस अकाउंट से हटा रहे हो, क्योंकि नॉर्मल लॉस हो गया। अब जो भी कॉस्ट हुआ वो तो हम गुड्स यूनिट से रिकवर करेंगे, इसलिए हम नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को क्या कर देते हैं, प्रोसेस अकाउंट से हटा देते हैं। और जो कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस है जो इनकर्ड होगा, नॉर्मल लॉस यूनिट्स, ये कहीं ना कहीं और एडिशनल आपका खर्चा हो गया नॉर्मल लॉस की वजह से इस प्रोसेस के दौरान, क्योंकि भाई ये तो नॉर्मल लॉस, और नॉर्मल लॉस की वजह से जो भी नुकसान होगा वो कस्टमर पे स्प्रेड करेंगे। एक ऐसा स्क्रैप जनरेट हुआ जिसको हटाने के लिए मुझे कॉस्ट जनरेट करना पड़ता है और वो नॉर्मल है, तो उस स्क्रैप को जो हटाने के कॉस्ट इनकट करना पड़ता है वो भी तो इसी प्रोसेस के दौरान हुआ, तो उसको भी आप क्या कर दोगे, प्रोसेस अकाउंट में डेबिट कर दोगे।
तो ये आज की क्लास थी हमारी। अगली क्लास में हम एबनॉर्मल लॉस से रिलेटेड बातें करेंगे और ये वीडियो आप कवर करना अच्छे तरीके से। क्वेश्चन करेंगे हम अगली क्लास में और जो भी एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन से रिलेटेड टॉपिक बचे हुए हैं वो हम कवर करेंगे।